वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये लेक्चर वाइज फाइनल टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको बीएन के 601 के फाइनल टर्म की सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले एक लेक्चर नंबर 23, इसमें क्वेश्चंस आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने है। पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू दी, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सेम पर्पस एक्चुअली अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट डेट दे शेल when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them। इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये कि डिलीवरी जो है वो की जा रही है गुड्स की, सामान की, एक पर्सन से दूसरे तक और कुछ पर्पस के लिए, और एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि होगा जब पर्पस पूरा हो जाएगा, रिटर्न भी हो सकता है या डिस्पोज ऑफ किया जाएगा डायरेक्शन के मुताबिक जो पर्सन डिलीवर कर रहा है। सो ये है बेलमेंट। उसके बाद के बाद इज द बेलमेंट ऑफ गुड एज सिक्योरिटी फॉर डेप्ट ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस कॉल्ड। जो बेलमेंट ऑफ गुड होता है एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट और जो डेट किया परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, वो क्या कहलाया जाता है, इनमें से वो कहलाया जाता है प्लेज। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बेलमेंट की नहीं, वो ये कि इट इन्वॉल्व द चेंज ऑफ ऑनरशिप। इसमें जो है चेंज ऑफ ऑनरशिप शामिल है। अब ये कि इन रिलेशन ऑफ मॉर्टगेजर एंड मॉर्टगेजी, जो मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी के ताल्लुक हैं, इसमें कौन सी पार्टी टिपिकली जो है विच पार्टी इज टिपिकली द बैंक जो कि प्रोवाइड कर रहा है क्या क्रेडिट फैसिलिटीज़ अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी पार्टी है जो कि टिपिकली बैंक जो कि प्रोवाइड कर रहा है क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, वो है मॉर्टगेजी। अब नेक्स्ट ये कि एक बैंक जो कि रिसीव करता है पैसा जो है कस्टमर से, टिपिकली जो है वो होता है इनमें से किस तरह के रिलेशनशिप में कस्टमर्स के साथ एचपी सेल्डम के मुताबिक वो है डेटर। और लेक्चर 24 में इंपॉर्टेंट ये कि तमाम जितने भी ऑप्शन है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड राइट्स हैं कस्टमर्स के बैंकर्स की तरफ, सिवाय एक को छोड़ के, वो कि टू डिमांड इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स। अब नेक्स्ट ये कि सेक्शन 122A के मुताबिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के एक बैंकर की अथॉरिटी होती है कि पे करे चेक जिसको ड्रॉ किया गया है और डिटरमाइन किया गया इन तमाम के ज़रिए से, बाइक को छोड़ दिया गया कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू चेक बुक। अप नेक्स्ट है कि फॉर ओपनिंग एन अकाउंट ऑन ऑफ क्लब्स, ओपन करने के लिए अकाउंट जो क्लब्स का, सोसाइटीज़ के, एसोसिएशन के तमाम जितने भी ऑप्शन है रिक्वायरमेंट है, सिवाय एक को छोड़ करके सबमिशन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑफ ऑल मेंबर। उसके बाद नेक्स्ट ये आता है कि जॉइंट अकाउंट, एक जॉइंट अकाउंट के अंदर इफ स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन है, कि स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो दी जाती है जॉइंट अकाउंट होल्डर्स के ज़रिए। सो बैंक एक्शन क्या है स्टेटमेंट्स के लिए, पेमेंट ऑफ चेक, इस तरह की चेक्स के लिए, वो ये है कि सी सच इंस्ट्रक्शंस मस्ट बेयर सिग्नेचर्स ऑफ ऑल द अकाउंट होल्डर्स फॉर रीस्टेटमेंट्स। अब नेक्स्ट ये आता है लेक्चर 25 में कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 के मुताबिक जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ना 1881 के, इनमें से कौन सी टर्म से मुराद जो है वो क्या है, ये कुछ कोटेशन है कि अ पर्सन हु बाय नेगोशिएशन कम्स इनटू पोजीशन ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ पेएबल टू बेयरर। एक पर्सन जो कि नेगोशिएबल के ज़रिए आता है पोजीशन के अंदर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो कि पेएबल है बेयरर के लिए, वो है बेयरर। अब नेक्स्ट ये कि तमाम जितने भी ऑप्शन है, ये एग्जांपल है कोजाई कॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंस्ट्रूमेंट्स की जिसको रिकग्नाइज किया गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के जरिए, सिवाय एक को छोड़ के, वो है प्रोमिजरी नोट। नेक्स्ट ये कि प्रोमिजरी नोट को डिस्क्राइब किया जाता है कुछ इस तरीके से, आई ओ 1 लाख रुपीज़ टू मिस्टर अहमद कमाल, डज दिस क्वालिफाई, इसको क्वालिफाई किया जाता है एज अ वैलिड प्रोमिजरी नोट। जो एक्ट के मुताबिक वो है नो, बिकॉज इट इज़ जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट नॉट एन अंडरटेकिंग और प्रॉमिस टू पे। नेक्स्ट ये आता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोमिजरी नोट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन को कंसिडर किया जाता है एसेंशियल रिक्वायरमेंट, वो इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर। अब नेक्स्ट लेक्चर 26 में आता है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, इनमें से कौन सा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है एक प्रोमिजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के दरमियान, वो है सी, वो ये कि द मेकर ऑफ अ प्रोमिजरी नोट अनकंडीशनली अंडरटेक्स टू पे व्हाइल द मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज गिव एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू अनदर पर्सन टू पे। अब नेक्स्ट ये आता है कि जो प्रोमिजरी नोट स्टेटस है, जैसे कि आई प्रॉमिस टू मिस्टर अहमद कमाल 30 days आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, इज दिस अ प्रोमिजरी वैलिड प्रोमिजरी नोट। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसा प्रोमिजरी नोट जिसमें ये कि प्रॉमिस किया गया है कि पे करें मिस्टर कमाल को 30 days जो है जब एडमिशन हो जाए यूनिवर्सिटी में उसके बाद। सो ये जो है नहीं है, क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ पेमेंट, द टाइम ऑफ पेमेंट इज़ नॉट सर्टेन, टाइम जो है पेमेंट का इसमें सर्टेन नहीं है, कन्फर्म नहीं है।
इस वजह से भी। अब ये कि इफ़ अ प्रोमिजरी नोट इज़ साइलेंट, एक साइलेंट है प्रोमिजरी नोट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट के हवाले से, सो व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी अलाउड, किस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ होगा और कैलकुलेट होगा, एंड कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू के ऊपर भी सेक्शन 80 के मुताबिक वो है 6% पर एनम। अब लेक्चर 27 में ये आता है कि व्हेन अ चेक, व्हाट इज़ अ चेक डिफाइंड एज इन सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। चेक को किस तरीके से डिफाइन किया गया सेक्शन 6 के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हुई कि बिल ऑफ ड्रॉन exchange drawn on a specified bank and not expressed to be payable otherwise than on demand। एक बिल ऑफ एक्सचेंज इसको ड्रॉ किया गया स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर, ना कि एक्सप्रेस किया गया पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। और उसके आगे कि इनमें से कौन सी जो है वो पार्टी टू चेक नहीं है, वो है एक्सेप्टर। अब उसके आगे कि व्हेन इज अ चेक सेट टू कंटेन, जब एक चेक को कहा जाता है कि उसके अंदर है जनरल क्रॉसिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 ऑफ एक्ट, तो इसका मतलब क्या आता है कि व्हेन टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस आर ड्रॉन अक्रॉस इट्स फेस ईदर विद इट और विद और विदाउट वर्क लाइक एंड कंपनी, यानी कि दो उसके अंदर लाइंस डाली जाती हैं, लगाई जाती हैं पैरेलल लाइन, ऐसी लाइन जो मिलती नहीं है, और अक्रॉस इट्स फेस, उसके फेस के अक्रॉस, या तो वर्ड्स के साथ भी हो सकती है, इधर विद और विदाउट वर्ड्स, जैसे कि एंड कंपनी। अब ये कि चेक, अगर एक चेक जो है वो इस क्रॉस क्रॉस उसको जिस तरीके से किया गया कि अकाउंट पे ही एंड द होल्डर अल्टर्स इट इनटू जनरल क्रॉसिंग, और उसको वो अल्टर कर देता है होल्डर जो है वो जनरल क्रॉसिंग में स्ट्राइक आउट करते हुए वर्ड्स जैसे कि अकाउंट पे ही। सो व्हाट इज़ द डिफरेंट सॉरी व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द इंस्ट्रूमेंट, क्या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इफेक्ट होगा। सो वही है कि द अल्ट्रेशन इज इरेगुलर एंड डिस्चार्ज द इंस्ट्रूमेंट, वो डिस्चार्ज कर देगी इंस्ट्रूमेंट को। और लेक्चर 28 में कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, व्हेन द मेकर और होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन द सेम अदरवाइज देन सच एज सच मेकर फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन ही इज सेट टू। सेक्शन 15 के मुताबिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जब मेकर या होल्डर जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का साइन करता है, सेम अदरवाइज जो है इसके मुकाबले में कि उस तरह का मेकर जो है इस पर्पस के लिए नेगोशिएशन के उसको कहा जाता है क्या है कि ही सेट टू कि वो इंडोर्स करे। अब नेक्स्ट ये कि एक इंडोर्समेंट जो इसको कहा जाता है टू बी इन ब्लैंक, जब इनमें से क्या होगा, इंडोर्सर जो है साइन करता है अपना नाम से, उसके आगे इनमें से किस तरह की इंडोर्समेंट purports to transfer the endorsee only a part of amount payable or to transfer the instrument of to two or more endorsees severally। इस तरह की इंडोर्समेंट जो है वो परपोर्ट करती है कि ट्रांसपोर्ट करें एंडोसी जो है वो सिर्फ पार्ट जो है अमाउंट जो है पेबल का, या फिर ट्रांसफ़र करना इंस्ट्रूमेंट जो है दो या दो से ज़्यादा एंडोसेस को कहीं सेवरली तौर पे, वो है पार्शियल एंडोसमेंट। अब ये कि एक एंडोसमेंट को कंसिडर किया जाता है रिस्ट्रिक्टिव, अगर रिस्ट्रिक्ट करे या एक्सक्लूड कर देता है राइट के फर्दर नेगोशिएट का इंस्ट्रूमेंट। अब लेक्चर 29 ये आता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26, जो सेक्शन 26 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो उसको बनाया जाता है, नेगोशिएट किया जाता है माइनर के ज़रिए, इनमें से क्या कॉन्सिक्वेंस नतज हुए कि द मेकिंग ड्राइंग और नेगोशिएटिंग एंटिटीज़ एंटाइटल्स द होल्डर्स टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम अदर पार्टीज बट नॉट फ्रॉम माइनर, यानी कि बनाना, ड्रॉ करना, नेगोशिएट करना, एंटाइटल्स जो है नेगोशिएटिंग एंटाइटल करना कि होल्डर जो है वो रिसीव करे पेमेंट जो है दूसरी पार्टी से, लेकिन माइनर से नहीं। अब ये कि एक एजेंट जो है वो पर्सनली लायबल होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर वो साइन करता है बिहाफ के ऊपर एक प्रिंसिपल के, इन तमाम केसेस के अंदर से भाई को छोड़ के वही कि ही एक्ट्स विद इन ऑथराइज पावर, अगर ऑथराइज पावर में एक्ट करता है क्लियरली जो है प्रिंसिपल के जो नाम में, और जो प्रिंसिपल जो है वो कॉम्पिटेंट भी है। और उसके बाद ये हु इज़ डिफाइंड एज, इनमें से किसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, एक डेफिनेशन दी गई है, पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकम्स द पोजेसर ऑफ अ प्राइमरी promissory note, bill of exchange or check if payable to bearer or the payee or endorsee thereof, if payable to order before it became overdue without notice that the title of person from whom it derived his own title was defective। so ये है holder in due course, एक definition दी गई है। अब नेक्स्ट ये कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30, जो सेक्शन 30 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, सो जो ड्रॉअर है बिलो ड्रॉअर ऑफ बिल है या फिर चेक है, वो बाउंड है कि कंपनसेट करे होल्डर को इन केस कि अगर वो जो ऑनर है प्रोवाइडेड, सो वो है ड्यू नोटिस ऑफ ऑनर हैज़ बिन गिवन और रिसीव बाय ड्रॉअर। अब लेक्चर 30 में है कि व्हाट इज़ द टर्म, जो टर्म है प्रोसेस के लिए जिसके अंदर कमर्शियल बैंक का एम होता है कि मैक्सिमाइज करें प्रॉफिट बाय चार्ज करते हुए हायर रेट जो इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग के ऊपर, और पे करें लोअर रेट्स डिपॉजिटर्स या क्रेडिटर्स के लिए, वो स्प्रेड। अब ये कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन को कंसिडर किया जाता है मोस्ट प्रोमिनेंट अज्यूम्ड राइज रिस्क जो है बैंकिंग के अंदर गिवन के लॉन जो है वो अक्सर
और ऑफन द लार्जेस्ट एसेट है कमर्शियल बैंक्स पोर्टफोलियो में, वो है क्रेडिट रिस्क। अब ये कि व्हाट डज क्रेडिट से मुराद क्या है, अगर हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखते हैं बैंकिंग और फाइनेंस में, वो है द परमिशन की यूज़ किया जाए दूसरे का कैपिटल। और अब नेक्स्ट ये आता है कि तमाम जितने भी ऑप्शन टिपिकली रिकग्नाइज टाइप है रिस्क की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, सिवाय एक को छोड़कर वो है स्ट्रेटेजिक रिस्क। लेक्चर 31 में ये कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि हाउ मच रिस्क, कितना रिस्क जो है एक बैंक जो है वो लेगा, एंड इन वाट फॉर्म, किस फॉर्म में इन्फ्लुएंस करते हुए लैंडिंग एक्टिविटीज़, वो है क्रेडिट कल्चर। अब नेक्स्ट ये आता है कि एक बैंक का क्रेडिट कल्चर जो है उस पर क्या होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स कुछ ये कि एक फोकस है शॉर्ट टर्म अर्निंग्स के ऊपर, और अक्सर जो है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट होता है हाई रिस्क से, हाई रिटर्न बोरोवर से, जो कि जाना जाता है इनमें से इसका तौर पर वो है करंट प्रॉफिट ड्रिवन। अब नेक्स्ट ये कि कोलेटरल्स जो फैक्टर्स जो है क्रेडिट एवेल्यूशन प्राइमरीली तौर पे वो रिप्रेजेंट करता है इनमें से किसको, वो है लैंडर्स सेकेंडरी सोर्स ऑफ रीपेमेंट और सिक्योरिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अब ये कि व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोसेस जो है वो खिलाया जाता है, डेट इज डायरेक्ट किया जाता है रिड्यूस करने के ऊपर क्रेडिट रिस्क, मॉनिटर करना परफॉर्मेंस जो एग्जिस्टिंग लोन की, हैंडल करना प्रॉब्लम लॉन्स, अक्सर जो है वो इंडिपेंडेंट कमिटीज़ के ज़रिए वो है लोन रिव्यू। अब नेक्स्ट ये आता है लेक्चर 32 में कि व्हाट इज़ द टेक्निकल टर्म, जो टेक्निकल टर्म है लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए, जो कि अप्लाई करता है कि डील करता है डॉक्यूमेंट्स में, ना कि गुड में, वो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। अब ये कि अकॉर्डिंग टू यूसीपी 600 के मुताबिक जो कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन है उसका मतलब होता है कि एक प्रेजेंटेशन जो कि होती है अकॉर्डेंस तमाम ऑप्शन जितने भी दिए गए एक को छोड़ के, वो है फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स बाय बैंक। अब ये कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो कि कभी भी अमेंड नहीं हो सकता है, ना कैंसिल हो सकता है बगैर जो है एग्रीमेंट के तमाम पार्टीज़ के क्रेडिट के लिए वो जाना जाता है किसके तौर पर, इर्रेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। अब नेक्स्ट ये कि इनमें से कौन सी जो इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग, जिसमें जो है वो क्या है कि शामिल है गुड्स जिनको शिप किया जा रहा है और डिलीवर इससे पहले की पेमेंट जो है ड्यू है, और यूजुअली जो है 30 to 90 डेज़ में रिप्रेजेंट कर रहा है हाईएस्ट रिस्क जो है वो एक्सपोर्टर्स को, वो है ओपन अकाउंट मेथड। अब लेक्चर 33 में ये कि यूसीपी के मुताबिक यूसीपी 600 इनमें से कौन सी टर्म से मुराद ये कि बैंक जो है जो कि एडवाइस करता है क्रेडिट जो है रिक्वेस्ट के ऊपर, इशूइंग बैंक के वो एडवाइजिंग बैंक। अब ये कि लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन के अंदर कौन जो है एप्लीकेंट है, वो है द पार्टी और ऑन हुज रिक्वेस्ट द क्रेडिट इज़ इशूड। अब नेक्स्ट ये आता है कि किस तरह का ड्राफ्ट जो है वो पेबल होता है एज सून एज, जितना जल्दी उसको जो है प्रेजेंट किया जाता है पेमेंट के लिए, वो होता है साइड ड्राफ्ट। अब यूसीबी 600 के मुताबिक एक बैंक जो कि ऐड करता है उसकी कंफर्मेशन जो है क्रेडिट के ऊपर, इसके ऊपर के जो इशू किया जा रहा है बैंक ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट को खिलाया जाता है कंफर्मिंग बैंक। लेक्चर 34 में कि किस तरह का लेटर ऑफ क्रेडिट जो यूज़ किया जाता है रेगुलर शिपमेंट के लिए, सेम कमोडिटी की सेम इंपोर्टर के लिए, और वो जो है रिवॉल्व कर सकता है रिलेशन में टाइम के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से, वो होता है रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। अब नेक्स्ट ये कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो है अलाउ करता है कि इनिशियल एडवांस जो है बेनिफिशियरी को शिपमेंट ऑफ गुड्स से पहले वो जाना जाता है रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट। अब नेक्स्ट ये आता है कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है कि सबमिट करें बेनिफिशियरी पेमेंट के लिए या नेगोशिएशन जो एक लेटर ऑफ क्रेडिट में प्रोवाइड करे वो बिलिंग जो है वो गुड्स और सर्विसेज के लिए, वो एक कमर्शियल इनवॉइस। नेक्स्ट ये आता है कि तमाम जितने भी ये ऑप्शन की पॉइंट्स हैं ओपन ट्रेड टर्म्स के हवाले से इंटरनेशनल ट्रेड में, सिवाय एक को छोड़ के, वो ये कि पेमेंट रिसीव्ड अप फ्रंट बिफोर गुड्स आर शिप। लेक्चर 35 में ये कि एक फ्लो चार्ट के अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट के शिपमेंट के बाद कंसाइनमेंट की एक्सपोर्टर सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स इशूइंग बैंक को पेमेंट के लिए, कौन से बैंक के जरिए, वो है नेगोशिएटिंग बैंक। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर कब जो है पेमेंट अवेलेबल होती है डेफर्ड पेमेंट सिनेरियो में, वो है ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट में। अब ये कि कौन सी एंटिटी रिस्पॉन्सिबल है इंडिकेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के अंदर जो कि रिम्बर्समेंट करता है क्लेम्स को, जो कि सब्जेक्ट होते हैं URR 525 रूल्स के लिए, वो होते हैं इशूइंग बैंक। अब नेक्स्ट ये आता है लेक्चर 36 में कि यूसीपी 600 प्राइमरीली डिज़ाइन किया जाता है, इशू किया जाता है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, वो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उसके आगे कि कितने आर्टिकल जो है वो यूसीपी 600 के अंदर है, वो 37। अब नेक्स्ट है कि यूसीपी 600 के मुताबिक जो नेचर ऑफ क्रेडिट है वो क्या है, और अगर यहाँ तक के कोई एक्सप्लिसिट इंडिकेशन नहीं हो सकता फैक्ट के लिए, वो है इर्रेवोकेबल। अब नेक्स्ट ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, अगर हम कमर्शियल इनवॉइस के हवाले से देखते हैं अंडर 60 यूसीपी 600 के अंडर में, वो ये कि इट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स मस्ट बी आइडेंटिकल टू अदर डॉक्यूमेंट्स, का डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आइडेंटिकल होना चाहिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स के लिए। लेक्चर 37 में ये कि एक हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर पार्टी जो है वो प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटीज़ या क्रेडिट, और परचेज कर रही है आर्टिकल जो है सप्लायर से, वो क्या है, वो है बैंक। अब ये कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर हायर परचेज एग्रीमेंट के व्हाट हैपेंस क्या होता है, अगर हायर जो है वो करता है रेगुलरली
मंथली पेमेंट रेंट पेमेंट्स जो है फुल एग्रीड पीरियड के और कंप्लाई करता है तमाम टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। आंसर है आर्टिकल्स बिकम द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ द हायर अपॉन पेमेंट ऑफ टोकन अमाउंट। अब नेक्स्ट ये कि अंडर लेटर ऑफ हाइपोथेटिकेशन, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन के अंडर में हम देखते हैं तो कौन सी पार्टी जो है वो अंडरटेक करती है और कवेनेंट करती है कि वो जो है क्या नहीं करेगी, शैल नॉट रिमूव नहीं करेगी, डाइवर्ट नहीं करेगी, डिस्पोज ऑफ नहीं करेगी, इनकम्बर नहीं करेगी जो हाइपोथिकेटेड गुड्स हैं वो हैं बोरोवर। अब ये कि लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है इंश्योर करने के लिए हाइपोथिकेटेड गुड्स जो है उनकी फुल मार्केट वैल्यू के लिए, रिस्क के अगेंस्ट जिसके फायर है, पिलफरेज है, थेफ्ट है, वो है बोरोवर। अब लेक्चर 38 में कि कब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहले अनाउंस किया उसका प्रूडेंशियल रेगुलेशन जो है बैंकिंग सिस्टम के लिए, वो किया 1991 अगस्त 29 में। अभी ये कि इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है कंज्यूमर फाइनेंसिंग को as per SBP prudential regulation? The answer is financing allowed to individuals for their personal, family और household need. फाइनेंसिंग अलाउ किया जाता है इंडिविजुअल्स को उनकी पर्सनल, फैमिली या हाउस होल्ड नीड्स के लिए। नेक्स्ट ये कि SBP प्रूडेंशियल रेगुलेशन के मुताबिक लिक्विड एसेट्स जो है वो एसेट्स होते हैं रेडली कन्वर्टेबल होते हैं कैश के अंदर विदाउट रिकॉर्स टू कोर्ट ऑफ लॉ। सो तमाम जितने भी ऑप्शन हैं ये एग्जाम्पल लिक्विड एसेट के सिवाय एक को छोड़ के वो है हाइपोथिकेशन ऑफ हाउस होल्ड गुड्स। नेक्स्ट ये आता है कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें कंज्यूमर फाइनेंसिंग को, सो हु इज़ रिक्वायर्ड, कौन रिक्वायर्ड होता है कि एस्टैब्लिश करे वो सेपरेट रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी सुइटली तौर पे सुइटेबली स्टाफ जो है वो पर्सनल एक्सपर्ट के साथ, वो है बैंक या फिर DFIs। नेक्स्ट ये आता है कि लेक्चर 39 में कि रेगुलेशन R5 के मुताबिक बैंक या फिर DFIs जो है वो प्रोहिबिटेड होते हैं ट्रांसफ़र करने से कोई भी लोन या फैसिलिटीज़ जो एक कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस से दूसरी तक, अगर पर्पस जो इनमें से क्या है वो है अवॉइड क्लासिफिकेशन। अब रेगुलेशन R7 के अंडर में जो मैक्सिमम अनसिक्योर्ड लिमिट फॉर अ क्रेडिट कार्ड टू अ बोरोवर शेल जनरली नॉट एक्सीड। सो जो मैक्सिमम अनसिक्योर्ड लिमिट होती है क्रेडिट कार्ड की एक बोरोवर के लिए, वो जनरली तौर पर एक्सीड ना करना चाहिए। इनमें से क्या है वो है 1 मिलियन। अब ये कि रेगुलेशन 01 के मुताबिक जो है क्रेडिट कार्ड्स के लिए बैंक या फिर DFIs को एडवाइस करना चाहिए कार्ड होल्डर को कि वो लें रीजनेबल स्टेप्स ताकि रख सकें कार्ड को सेफ, और जो एंड वाट अदर इंफॉर्मेशन सीक्रेट। सो वो असल में क्या है, पिन आप देखते हैं कि जो कार्ड्स की जो है वो पिन जो है वो होती है और जो कि एक तरह का पासवर्ड होता है। अब लेक्चर 40 ये कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेन्योर फॉर ऑटो लोन फाइनेंस, जो मैक्सिमम टेन्योर है ऑटो लोन फाइनेंस का वो क्या है, और एज स्टिपुलेटेड बाय जैसे कि बताया गया है SBP रेगुलेशन R10 के मुताबिक। अब वो है 7 ईयर्स की। अब ये कि नेक्स्ट वन ये कि रेगुलेशन R11 के मुताबिक जो मिनिमम डाउन पेमेंट रिक्वायरमेंट है ऑटो लोन्स के लिए, उनमें से क्या है वो है 20% ऑफ व्हीकल वैल्यू है। अब ये कि रेगुलेशन 08 जो है ये बताता है कि जो बैंक या DFIs हैं वो फाइनेंस नहीं करेंगे यूज्ड कार जो कितने साल से ज़्यादा की हैं, वो है 5 ईयर से ज़्यादा के। अब ये कि फॉर हाउसिंग फाइनेंस अंडर रेगुलेशन R15 रेगुलेशन R15 के अंडर में हाउसिंग फाइनेंस के लॉन्स जो है अगेंस्ट द सिक्योरिटी, जो लॉन्स दिए जाते हैं सिक्योरिटी के अगेंस्ट एग्जिस्टिंग लैंड या प्लॉट के, या फिर परचेज के लिए जो है न्यू लैंड या प्लॉट के लिए, और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए उनको ट्रीट किस तरह किया जाता है, कमर्शियल लॉन के तौर पर। लेक्चर 41 में ये कि अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन R16 की जो रेगुलेशन है हाउसिंग फाइनेंस के लिए फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी मैक्सिमम डेट इक्विटी रेशियो को वो सी की जाएगी, वो 85-15। अब रेगुलेशन R18 के मुताबिक अंडर में जो हाउस फाइनेंस होता है बैंक के ज़रिए DFI वो मॉर्गेज किया जाएगा बैंक या DFI के फेवर में किस तरीके से इनमें द आंसर इज सी इक्विटेबल या फिर जो रजिस्टर्ड मॉर्गेज। अब इसके बाद इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटो लोन्स की क्लासिफिकेशन के अंदर एक अकाउंट जो उसको क्लासीफाई किया जाता है लॉस के तौर पर अगर मार्कअप या इंटरेस्ट रेट या फिर प्रिंसिपल ओवर ड्यू होता है, इनमें से किसके जरिए वो होता है 1 ईयर और मोर। अब ये कि फॉर पर्सनल लोन के लिए रेगुलेशन R26 जो है वो मैंडेट करता है कि डेट इन केस ऑफ रनिंग फाइनेंस और रिवॉल्विंग फाइनेंस या रिवॉल्विंग फाइनेंस के केस के अंदर एटलीस्ट जो है what percentage of the maximum utilization of loan must be cleaned up by the borrower, कितनी परसेंटेज जो है यानी कि
मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है लोन की लाजमी तौर पर क्लीन अप हो बोरोवर के ज़रिए फॉर अ मिनिमम पीरियड के लिए 1 वीक के ड्यूरिंग द ईयर, वो है डी यानी कि 20%। अब लेक्चर 42 ये है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसएमई फाइनेंसिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो जो एग्रीगेट एक्सपोजर होता है एक बैंक या डीएफआई का एसएमई सेक्टर के ऊपर, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए वाट लिमिट को। कितनी लिमिट जो है फर्स्ट ईयर के लिए कंज्यूमर फाइनेंसिंग की, वो है सी, जो कि है नो लिमिट। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है नॉट वन ऑफ द ब्रॉड एलिमेंट्स, वो ब्रॉड एलिमेंट्स में से नहीं है असेस किया गया जिनको फिटनेस और प्रॉपर्टी के लिए, प्रोपराइटरी के लिए और फिट और प्रॉपर जो टेस्ट है पर्सनल बैंकिंग में, वो है पर्सनल डेट टू इनकम रेशियो। पर नेक्स्ट ये कि अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन टेबल के मुताबिक एसएमई टेबल एडवांसेस के लिए अगर मार्कअप या इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल ओवर ड्यू होता है 90 डेज से या फिर ज़्यादा से ड्यू डेट से, एसेट को क्लासीफाई किया जाता है इनमें से किसके तौर पर, वो है सब स्टैंडर्ड। नेक्स्ट ये आता है लेक्चर 43 में कि व्हाट डज रिस्क इन बैंकिंग रेफर्स टू। रिस्क जो है बैंकिंग के अंदर इससे क्या हो रहा है, एसबीपी की गाइडलाइन के मुताबिक वो आता है सी, और वो ये कि द पॉसिबिलिटी दैट द आउटकम ऑफ एन एक्शन और इवेंट कुड ब्रिंग एडवर्स इफेक्ट। जो पॉसिबिलिटी है कि जो आउटकम होता है एक्शन का, इवेंट का, उससे आ सकता है एडवर्स इम्पैक्ट जो है, और नतीजा होता है लॉस या कंस्ट्रेंट्स का बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। अब ये कि व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड, प्रोसेस क्या कहलाया जाता है, जिसमें शामिल है इन्वॉल्व आइडेंटिफाई करना, असिस करना, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना रिस्क विद इन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, टू इंश्योर करने के लिए दे आर विद इन एस्टैब्लिश लिमिट्स एंड अलाइन विद बिजनेस स्ट्रेटजी के, बिजनेस एस्टैब्लिश लिमिट्स में और अलाइन बिजनेस स्ट्रेटजी में, वो है सी यानी कि रिस्क मैनेजमेंट। अब ये नेक्स्ट ये कि विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्क, कौन सा लेवल जो है मैनेजमेंट रिस्क का इनकम्पेसेस, उसमें फंक्शन है जो इनको परफॉर्म किया सीनियर मैनेजमेंट में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सेट, जैसे कि डिफाइनिंग रिस्क एपेटाइट और फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी, वो है स्ट्रेटेजिक लेवल। अब नेक्स्ट ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तमाम जितने भी ऑप्शन है क्या है कंपोनेंट्स है इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के, एक को छोड़ के वो है डी, जो कि सिस्टम डेट गारंटीज जीरो लॉसेस फ्रॉम ऑल रिस्क। अब लेक्चर 44 ये आता है कि फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, जो ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस है अंडर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001 के, और केसेस जो है वेयर द क्लेम डज नॉट एक्सीड, यहाँ पर क्लेम एक्सीड नहीं करता 50 मिलियन रुपीज़ बैंकिंग कोड। इसका मतलब क्या है, सी है, वो ये कि द कोड स्टैब्लिश अंडर सेक्शन 5 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। अब ये कि व्हाट इज कंसिडर्ड द ड्यूटी ऑफ अ कस्टमर अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। अब ये कि क्या कंसिडर किया जा रहा है ड्यूटी ऑफ कस्टमर जो है सेक्शन 3 के अंडर इस ऑर्डिनेंस के, वो है सी, वो है कि टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशंस टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये कि व्हेन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइल्स अ सूट फॉर रिकवरी, जब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइल करता है सूट जो है रिकवरी के लिए, एक अमाउंट जो है रिटर्न ऑफ या रिलीज, इसको लाजमी तौर पर स्टैब्लिश करना चाहिए अमाउंट जो कि रिटर्न ऑफ था इनमें से किसके लिए, वो है सी, वो है पॉलिटिकल रीजन या फिर कंसिडरेशन अदर देन दी बोनाफाइड बिजनेस कंसिडरेशंस। अब नेक्स्ट ये है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑफेंसेस, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें ऑफेंसेस क्या रिलेटेड टू द ऑर्डिनेंस से रिलेटेड हैं, जो डिसऑनेस्टी को प्रज्यूम किया जाता है जहाँ पर कंज्यूमर के पास इनमें से क्या है, वो है नॉट डिपॉजिटेड द सेल्स प्रोसीड्स ऑफ द प्रॉपर्टी विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट टर्म्स। अब लेक्चर 45 ये कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट, जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है लिमिटेशन एक्ट 1908 का, वो इनमें से क्या है, वो है सी, वो ये कि टू गवर्न करे प्रोसेस जो लिटिगेशन का, और लिमिट करे टाइम इसके बाद के सूट या फिर जो दूसरे प्रेसिडिंग है उनको मेंटेन ना किया जा सके। उसका एक स्टैम्प एक्ट 1899 के मुताबिक एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो डली स्टैम्प्ड होता है, अगर उसके अंदर इनमें से क्या होता है, वो होता है एडहेसिव और इम्प्रेस स्टैम्प ऑफ नॉट लेस देन द प्रॉपर अमाउंट एंड इफेक्ट एज पर लॉ। अब नेक्स्ट ये आता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट, अगर हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें आर्बिट्रेशन एक 1940 में जो अथॉरिटी एक अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर या फिर एम्पायर की, वो रिवोक नहीं की जा सकती सिवाय एक को छोड़ के, वो है बी, लीफ ऑफ द कोर्ट। अब नेक्स्ट ये आता है कि लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इन पाकिस्तान इज प्राइमरीली गवर्न बाय विच एक्ट, जो लॉ रिलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ पाकिस्तान में, प्राइमरीली तौर पर उनको गवर्न करता है कौन सा एक्ट, वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर उसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।